गुरुजी क्या लगता है लॉकडाउन कब तक खुलेगा? अरे लॉकडाउन का क्या पता भाई कब खुलेगा। हमारे मोदी जी कुछ और कह रहे हैं, मतलब कुछ और क्या कह रहे हैं, वो पूरे देश का बता रहे हैं, फिर राज्य सरकार अपना बता रही है, फिर यहाँ डीएम साहब अपना बता रहे हैं, मीडिया अपना बता रही है, अखबार अपना बता रहा है। भगवान जाने कब खुलेगा, पर मेरे को टेंशन नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे पास ये माध्यम है, मैं अपने बच्चों को यहीं से पढ़ा सकता हूं, यहीं से एजुकेट कर सकता हूं, और मैं जानता हूं कि मेरे जो चेले हैं वो कुछ अच्छा करके दिखाएंगे और हमें मतलब कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ठीक है, चल शुरू करते हैं। एक और बात, आज से गुरुजी क्या करेंगे कि आपको हमें हर वीडियो में एक क्वेश्चन देंगे, या तो शुरू में या लास्ट में एक ट्रिकी क्वेश्चन। बहुत सिंपल होगा, हालांकि 11 से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, लेकिन वो आपके कंसेप्ट्स को बिल्डअप करने का काम करेगा। तो हर वीडियो में हम एक क्वेश्चन देंगे और अगली वीडियो को शुरू करते समय या एंड में हम उसका जवाब जरूर देंगे। बच्चों, स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें समझ लीजिए गुरुजी की। पहला तो ये कि अगर आप में से किसी भी बच्चे को क्वेश्चन से रिगार्डिंग अब कोई परेशानी है तो बताए, क्योंकि आपने सेशन 5 में देख लिया होगा कि मैंने उसमें क्वेश्चंस को इस तरीके से दिखाने की कोशिश की है कि आप क्वेश्चन भी स्क्रीन पे देख लें और आंसर भी आप आराम से सॉल्व कर लें। उससे पहले वाली वीडियो में मैंने पूरी स्क्रीन में क्वेश्चन दिखा दिया था, तो आप मेरे को ये कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको कौन सा तरीका पसंद आ रहा है। वैसे तो मैं आशा करता हूं कि पिछला वाला पसंद आया होगा, जिस हिसाब के बच्चों के रिप्लाईज आ रहे हैं लगातार इंस्टाग्राम और टेलीग्राम में, लेकिन फिर भी आप मेरे को देखकर बताएं। दूसरी बात, जो मैं वर्ड्स लिख रहा हूं मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं बड़ा बड़ा लिखकर दिखाने की कोशिश करूं, ठीक है? तो अगर उससे रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है तो वो भी आप मेरे को जरूर बताएं। अब मैंने आपको पिछले वीडियो में कुछ होमवर्क दिया था और कई बच्चों ने उसमें रिप्लाई किए, मैंने देखा। तो चल ठीक है, क्या रिप्लाई तो मैंने पढ़ लिया, लेकिन आपको क्या लगता है, जिन बच्चों ने रिप्लाई नहीं किया मैं उनसे जानना चाहता हूं, आपको क्या लगता है कि क्यों ऐसा होता है कि हम कैपिटल को लायबिलिटी मानते हैं? इसका जवाब देने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, कई बच्चों के मेरे पास ये क्वेश्चन आए कि सर आप इतना आसान क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं, क्या ये एग्जाम में आता है? बच्चों, एग्जाम में तो 11th का कुछ भी नहीं आता है, तो 11th क्यों पढ़ी आपने? समझ में आ रही है बात? तो कई चीजें हमें बुनियाद को मजबूत करने के लिए समझनी पड़ती है। तो सर वो तो हमने 11th में समझ लिया ना। बच्चे, हर कोई आपके जैसा होशियार नहीं है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 40% से ज्यादा बच्चों को पता ही नहीं होगा कि कैपिटल लायबिलिटी में क्यों आता है। 40 तो मैं कम बता रहा हूं, 70%। मतलब 40 तो मैं तब बता रहा हूं कि अगर मान लो कहीं पर पब्लिक की टोटल मतलब जो बच्चे हैं वो वहां के बहुत होशियार हैं, इन केस 40, तब मैं 40 बता रहा हूं। एग्जैक्ट रीजन नहीं बता पाएंगे आप कि ऐसा क्यों हो रहा है। अगर ऐसा है तो आप अपने दिमाग में सोच लीजिए जितने बच्चे देख रहे हैं, और फिर मैं रीजन बताता हूं और आप बताइएगा कि मेरा और आपका रीजन मैच करा या नहीं करा। तो ऐसा क्यों होता है कि हम कैपिटल को लायबिलिटी मानते हैं? और मैं ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चंस बताऊंगा, मेरे को ट्रिक्स बतानी है बच्चे। बाकी पढ़ाने का काम तो मैं आपको वीडियोस में कर ही रहा हूं, छोटी छोटी ट्रिक डिस्कस करेंगे डेली। और भर दीजिए कमेंट सेक्शन को, जम के कमेंट्स कीजिए, गलत सही डजंट मैटर। आपको मेरा जो है हार्ट मिल जाएगा उसमें, चाहे आपका गलत हो चाहे सही हो, कोई बात नहीं, एटलीस्ट आपने ट्राई तो किया। चलिए समझते हैं। तो बच्चे देखिए क्या होता है, आपने एक कंसेप्ट का नाम सुना होगा जब आप बचपन में 11th में थे, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। तो बच्चे, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या कहता है? यह कहता है कि जो बिजनेस है और ये जो एंटिटी से मतलब है फर्म, है ना, मतलब एक तरीके से कह लो आप मालिक। ये बिजनेस है और ये जो मालिक है, बोथ आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर। दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। कहने का मतलब ये एक अलग पार्ट है, ये एक अलग पार्ट है, मतलब दोनों एक दूसरे से सेपरेट है। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है सेपरेट, इसलिए इसे सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट भी कहा जाता है। सेपरेट लीगल एंटिटी या बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, है ना, बिकॉज ऑनर एंड द फर्म और ऑर्गेनाइजेशन इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर, सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। अब एक बात सोचो बच्चों, मैंने किसी से लोन लिया, ठीक, मैंने उससे लोन लिया, मेरे को उसे ब्याज देना पड़ता है या नहीं पड़ता है? कब तक? जब तक कल मैंने उसे लोन लिया है। इसी तरीके से बिजनेस भी मालिक से लेता है लोन कैपिटल के रूप में। क्या बात कर रहे हो सर, लोन लेता है तो फिर तो इसे ब्याज देना चाहिए। तो बच्चों ये ब्याज देता है, आपको पता नहीं है? अरे सच में ब्याज देता है, चौंकने की बात नहीं है। ब्याज कैसे देता है इसे समझेंगे। आप लोग कैपिटल में क्या ऐड करते हो? प्रॉफिट। बच्चों ये प्रॉफिट और कुछ थोड़ी है, ये ब्याज ही तो है। ये जो प्रॉफिट है ये ब्याज ही तो है। हम किसी से लोन लेते हैं, बदले में उसे ब्याज देते हैं। फर्म मालिक से लोन लेती है, उसको बदले में प्रॉफिट देती है।
कब तक? जब तक उसका कैपिटल वापस ना कर दे। कैपिटल वापस कब होगी? जब फर्म क्लोज डाउन हो जाएगा। जब तक क्लोज डाउन नहीं होगा तब तक फर्म जो है उसे प्रॉफिट देती रहेगी। जब क्लोज डाउन हो जाएगा फर्म प्रॉफिट देना बंद कर देगी। तो यही तो एक ब्याज होता है इसके लिए, इसीलिए प्रॉफिट जो है कैपिटल में ऐड होते रहता है। तो जब तक फर्म मालिक का पैसा पे नहीं कर देती तब तक फर्म अपनी बैलेंस शीट में कैपिटल को कहां लिखेगी? लायबिलिटी साइड में। और ब्याज। तो बच्चों ये है आपका एक्चुअल रीजन जिसकी वजह से कैपिटल को हम हमेशा लायबिलिटी साइड में लिखते हैं। तो अगर आप इसे नोट करना चाहें तो ये लीजिए, पॉज करके कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। बच्चों क्वेश्चंस की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको एक और टॉपिक से रूबरू कराना चाह रहा हूं। हालांकि ये टॉपिक मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, तो आप इसे एक रिवीजन टाइप ही समझ लीजिए। लेकिन कुछ बच्चों के मेरे पास मैसेजेस आए थे कि सर वैसे तो हमें मतलब सब्सक्रिप्शन में ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं है, ऐसा कोई टॉपिक ही नहीं है जो रह गया हो, हमसे क्वेश्चन भी बन जा रहे हैं, सब कुछ सॉल्व हो जा रहा है, कंसेप्ट में भी कमांड आ गया है, लेकिन हम फिर भी चाह रहे हैं कि आप हमें एक बार जो एक्सपेंसेस से रिलेटेड का टॉपिक है उसके बारे में भी बताएं। बच्चों में किस टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूं भी समझ में आ जाएगा आपको, सुनते रहिए। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड एडवांस में बिगिनिंग और एंड, ये मैंने आपको समझाया था, याद करिए। जब मैंने आपको ये समझाया था अभी पिछली क्लासेस में, तो उसके बाद मैंने आपको एंड में बोला था कि एक्सपेंसेस के केस में भी यही होता है जो सब्सक्रिप्शन के केस में हो रहा है। अगर उसमें ऐड करते थे तो इसमें भी ऐड करेंगे, इसमें भी माइनस करते थे तो इसमें भी माइनस करेंगे, वो तो ठीक है। फिर मैंने बोला था कि बस बैलेंस शीट के केस में जो है कुछ चेंजेस आएंगे। तो वो बच्चों का मैसेज आया कि सर वो बैलेंस शीट से रिलेटेड क्या चेंजेस आएंगे, आप एक बार एक्सप्लेन कर ही दो। हालांकि हमको आता है लेकिन आप फिर भी एक्सप्लेन कर दीजिए। तो बच्चों मैं अभी उसी को एक्सप्लेन करने के लिए टॉपिक उठा रहा हूं, अदरवाइज इस टॉपिक को उठाने की अभी कोई ऐसी आवश्यकता नहीं थी। ये बात मैं जानता हूं, क्वेश्चंस कराने थे मेरे को, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इसके बाद आपको क्वेश्चंस कराऊंगा। मैं आपको एक बार ये वाला टॉपिक क्लियर कर दूं। तो देखते हैं बच्चों की ये टॉपिक है क्या और समझते हैं इसे। करंट ईयर के अगर एक्सपेंसेस की बात आएगी तो जिस तरीके से मैंने आपको सब्सक्रिप्शन समझाया था उसी तरीके से मैं आपको ये एक्सपेंसेस भी समझाऊंगा, सुनते रहिएगा, आपका उसका भी रिवीजन हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड दो तरीके से पूछा जाता है। आउटस्टैंडिंग का मतलब तो आप समझते हैं कि अभी नहीं पे करने, कब पे करने, बाद में। ठीक सब्सक्रिप्शन की तरह है, सब्सक्रिप्शन को अभी रिसीव नहीं करना है, कब रिसीव करना है, बाद में। तो उसी तरीके से पे करने का भी वही है। ये प्रीपेड क्यों है? क्योंकि ये एक्सपेंस है। लेकिन अगर ये इनकम होती तो क्या होता? ये रिसीव्ड इन एडवांस हो जाता। शॉर्ट फॉर्म में फिर बता रहा हूं, जब तक मैं कहूं ना कि पेपर में लिखनी है तब तक आप इसे पूरा ही लिखेंगे। रिसीव्ड इन एडवांस है ना, कब होता? अगर ये इनकम होती, जैसे कि सब्सक्रिप्शन। ठीक है, तो यहां प्रीपेड आ गया, कोई परेशानी नहीं है। बिगिनिंग एंड उसमें भी था, बिगिनिंग एंड इसमें भी है। एंट्री भी वही है, किस किस की? इनकम एंड एक्सपेंडिचर के लेवल पे जो मैं टिक लगा रहा हूं, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर की एंट्री है। तो पहले मैं इसी के बारे में आपको पूरा समझाऊंगा, फिर हम बैलेंस शीट की तरफ बढ़ेंगे, बात करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले बिगिनिंग की बात करते हैं। बिगिनिंग आपका आउटस्टैंडिंग का सब्सक्रिप्शन क्या होता था, याद करो। आप उसे सब्सक्रिप्शन की अमाउंट में से माइनस करते थे, सब्सक्रिप्शन की अमाउंट में से माइनस करते थे। सेम एज इन केस ऑफ एक्सपेंस। एक्सपेंस में भी आप क्या करेंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में जब आप एक्सपेंस लिखेंगे तो उसमें से डिडक्ट कर देंगे। किसे? आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग का एक्सपेंस। मान लो सैलरी है तो आउटस्टैंडिंग सैलरी एट दी बिगिनिंग क्या कर दोगे आप? डिडक्ट कर दोगे। क्लियर हो गया? क्यों डिडक्ट होगी ये समझ लीजिए। एक बात बताइए बच्चों, साल की शुरुआत की है, मतलब पिछले साल की हो गई, मैंने आपको समझाया था पूरा, याद होगा। पिछले साल की हो गई, अब पिछले साल की हो गया एक्सपेंस, क्या इस साल में आना चाहिए? नहीं, पर इस साल का जो एक्सपेंस दिया होगा उसमें तो ऑलरेडी एडेड होगा, क्या होना चाहिए इस साल इंक्लूड? नहीं, पिछले साल का इंक्लूड होना चाहिए। हाँ, तो पिछले साल में ही जाएगा, भले ही हमने दिया इस साल है, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जाएगा किस साल? पिछले साल। ये क्लियर हो गया? क्लियर हो गया, क्योंकि पिछले साल का आउटस्टैंडिंग था, इस साल पे हुआ है, इस साल में लेंगे नहीं तो इसलिए माइनस कर देंगे। पिछले साल का था, पिछले साल ही जाएगा। क्लियर? आगे देखते हैं। उसके बाद है एडेड इन एक्सपेंस इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इन केस ऑफ एंड। एंड मतलब क्या है? करंट ईयर। एंड का मतलब क्या है? करंट ईयर, इस साल के अंत में। तो बच्चों इस साल के अंत में अगर हमने आउटस्टैंडिंग करा है तो समझ लीजिए बच्चों, मैंने आपको साल, जब मैंने अपनी कंसेप्ट स्टार्ट करा था तो मैंने आपको इसके बिल्कुल शुरू में बताया था सेशन के कि जितने भी एक्सपेंसेस हो, जितने भी इनकम्स हो,
चाहे कैश में हो चाहे नॉन कैश में हो, लेकिन अगर करंट ईयर से रिलेटेड होंगे तो जल्दी बोलो क्या करेंगे? एग्जैक्टली हम इसे अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर के रिकॉर्ड में दिखाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे सर ये तो साल के अंत तक भी आउटस्टैंडिंग है, तो अगले साल कहीं जाके पे होगा। बच्चों हमें क्या मतलब, इस साल का है ना, चाहे अभी पे हो चाहे कल पे हो चाहे अगले साल पे हो, हम इसे अपने इस साल के एक्सपेंस में इंक्लूड करेंगे, तो इसीलिए इसको ऐड कर दिया जाएगा। ज्यादा नहीं समझाऊंगा, क्लियर हो गया होगा मैं समझता हूं। आगे बढ़ते हैं, प्रीपेड की बात करते हैं। वही बात आ गई बिगिनिंग मतलब प्रीवियस ईयर, पिछला साल। तो पिछले साल में अगर प्रीपेड था, पहले पे कर दिया, तो इसी साल का पे करा होगा, इसी साल से रिलेटेड है, कायदे से इस साल ऐड होना चाहिए, ऐड कर देंगे। कहां ऐड करेंगे? उसी एक्सपेंस में जो डेबिट साइड में लिखा होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के। क्लियर? इस साल का है, इस साल हमने पे करा है, अगले साल का करा होगा, क्या इस साल से रिलेटेड है? नहीं, पर इस साल इंक्लूड तो हो गया होगा एक्सपेंस में, डिडक्ट कर देंगे, डिडक्टेड फ्रॉम एक्सपेंस। कहां पर? वही डेबिट साइड में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। क्लियर हो गया बच्चों? तो ये तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का पार्ट खत्म हो गया। अब एक बार बात कर लेते हैं बैलेंस शीट की। तो बैलेंस शीट की बात करने से पहले एक बात समझिए बच्चों, बैलेंस शीट जो है आपको दो ही टाइप की बताई थी मैंने। एक तो थी आपकी ओपनिंग बैलेंस शीट और एक बताई थी मैंने आपको क्लोजिंग बैलेंस शीट। मैंने आपको बताया था कि ओपनिंग बैलेंस शीट जो है प्रीवियस ईयर की होती है, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट आपकी करंट ईयर की होती है। बच्चों एक बात और बता दूं आपको, आप ओपनिंग बैलेंस शीट के नीचे जब लिखोगे डेट, तो आप एक तो ऐसे लिखते हो एज एट 1 अप्रैल 2000 मान लीजिए 20। बच्चों आप इसे ऐसे ही लिख सकते हो एज एट 31 मार्च 2020। कोई डिफरेंस नहीं है इसमें और इसमें, लेकिन यहां पर आपको 31 मार्च 2021 ही लिखना पड़ेगा बच्चों। क्यों? क्योंकि अगर 1 अप्रैल से शुरू होगा तो भी इधर ही खत्म होगा, 31 मार्च 2020 से खत्म होगा तो भी इधर ही खत्म होगा। हम यहां पर 1 अप्रैल नहीं लिख सकते। सर ये बात क्यों बताई, क्या इसका पार्ट है? नहीं, ये केवल आपकी नॉलेज के लिए है, ठीक है, ताकि आपको इन दोनों को देखकर कंफ्यूजन ना हो कि सर ने तो ये वाला बताया, ये तो बताया ही नहीं। इसलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब बात करते हैं कि आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग का है तो यहां पर क्या होगा। एक बात बताओ, बिगिनिंग का है तो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है, ओपनिंग बैलेंस शीट का पार्ट हो गया, ये तो श्योर है। सर ये तो बता दो कि लायबिलिटीज में आएगा कि असेट्स में आएगा। बच्चों ये मैं नहीं बताऊंगा, ये आप बताओगे। मुझे एक बात बताओ, ऐसा कोई भी खर्चा जो हमें आने वाले समय में करना है, वॉट एवर वी हैव टू पे इन फ्यूचर इज ओवर डैश। समझ में आ गया ना? लायबिलिटी होती है कि नहीं होती है, इसीलिए तो यहां आ रही है लायबिलिटी साइड, ये देखिए। इसी की तरीके से करंट ईयर का है, भैया अब भी है तो आपका आउटस्टैंडिंग ही, तो बैलेंस शीट तो पक्का है, लायबिलिटी साइड भी पक्का है, कौन से में आएगा? क्लोजिंग में आएगा, एंड का है इसलिए। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, प्रीपेड की बात करते हैं बच्चों। इसको चलो आपको समझा देता हूं, हालांकि बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आपको समोसे वाला दे चुका हूं, तो उसी को आगे लेके चलते हैं। वो राजू समोसे वाला एग्जांपल दिया था, याद करो। तो राजू समोसे वाले में मैं एग्जांपल लेके चलता हूं। मैंने उनको पैसे दे दिए, चलो उनके लिए तो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस हो गई। बच्चों मेरे लिए प्रीपेड एक्सपेंस हो गया कि नहीं हो गया? वो 100 रुपए जो मैं उसको देके आया, मेरे लिए प्रीपेड एक्सपेंस हो गया कि नहीं हो गया? अब अगर मैंने उसे, जब तक मैं उससे समोसे नहीं ले लेता हूं 100 रुपए के, जब तक मैं उससे 100 रुपए के समोसों का फायदा नहीं ले लेता हूं, तब तक वो प्रीपेड एक्सपेंस मेरी एसेट है या नहीं है? सर कैसी बात करो, एसेट क्यों होगी? बच्चों याद करो वो बचपन जब आपने पढ़ा था, ऐसी कोई भी चीज जिसका फायदा मैं आने वाले समय में उठा सकता हूं, वेदर इन अ फॉर्म ऑफ कैश और इन एनी काइंड, देन इट इज नोन एज असेट। याद करो। हाँ, तो वही वाला एग्जांपल हमारा यहां लगना है। कहने का मतलब यह है कि अब प्रीपेड हमारा असेट क्यों हो जाएगा? प्रीपेड एक्सपेंस इसीलिए हो जाएगा प्रीपेड एक्सपेंस असेट, क्योंकि उसका फायदा हम आने वाले टाइम पे उठा सकते हैं। फिर जब उठा लेंगे फायदा, मैं समोसे ले आऊंगा, वो एक्सपेंस खत्म हो जाएगा, राइट ऑफ हो जाएगा। तो देखिए बच्चों यहां पर भी कुछ ऐसा ही है। बिगिनिंग का है तो ओपनिंग में आएगा, ये तो आपको पता ही है। बैलेंस शीट में आएगा, ये भी आपको पता ही है। असेट में क्यों आएगा, ये मैंने आपको लॉजिकल रीजन दे दिया। एंड का है, करंट ईयर की बैलेंस शीट का पार्ट है, ये देखो करंट ईयर की बैलेंस शीट का पार्ट है, क्लोजिंग बैलेंस शीट बोलते हैं। असेट साइड में क्यों आएगा मैंने आपको बता दिया। बच्चों आशा करता हूं आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए आप इसे लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग करते हैं क्वेश्चंस। बच्चों देखकर समझ में आ ही गया होगा पीछे फॉर्मेट कि अब आ गई है क्वेश्चन की बारी, और ये है हमारा एनपीओ की सीरीज का लास्ट वीडियो। इसके बाद एनपीओ में कोई भी वीडियो नहीं बनने वाला है। उसके पीछे रीजन यही है
कि मैं सभी टॉपिक्स, सभी टाइप के क्वेश्चंस, सभी टाइप के एग्जांपल्स, जो जो एग्जाम में एक एक नंबर से लेकर 4, 5, 6 नंबर तक के भी क्वेश्चन आएंगे, वो सभी कुछ कवर हो चुका है। और आज मैं पूरे 10 मार्क्स आपकी पॉकेट में रख के आपको घर भेजने वाला हूं। इसके बाद हम करेंगे अगले चैप्टर की तैयारी, जिसका नाम है पार्टनरशिप। बाद में बात करेंगे उसकी। फिलहाल अभी चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा क्वेश्चन। बच्चों, आपको ये क्वेश्चन देखते समय क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, पहले हम उसको समझते हैं। ये जो आपके सामने आपको क्वेश्चन दिख रहा है, इसमें ऊपर की लाइनें पढ़िए। सबसे पहले आपको नोट करना है 31 मार्च 2014। तो देखिए बच्चों, दो तरीके हैं, या तो आप इस पूरे क्वेश्चन को उतार लो अपनी कॉपी में अगर आपको जरा सी भी दिक्कत होती है, या फिर आप एक काम करो, मैं इस क्वेश्चन को साइड में दिखा दूंगा और क्वेश्चन सॉल्व करते रहूंगा, तो आप दोनों को अपना साथ साथ चलाते रहोगे। इनकेस आपको देखने में दिक्कत होती है तो ऑप्शन में आपको बता ही रहा हूं, आप कॉपी में उतार लीजिए। वैसे काफी सारे बच्चों के मैसेज आ रहा है कि सर आपने जो साइड में क्वेश्चन रख के पढ़ाया वो ज्यादा बढ़िया था, तो हम लोग उसी तरीके को अप्लाई करेंगे। तो बच्चों समझते हैं। सबसे पहले आप क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा कि 31 मार्च 2014 आपको डेट दी गई है, लिखा हुआ है साफ साफ कि प्रिपेयर करना है हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और उसके लिए हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन भी गिवन है, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है हमसे, ठीक है। और बैलेंस शीट बनानी है उसी डेट की, 31 मार्च 2014 की। तो बच्चों इंफॉर्मेशन एक एक करके समझते हैं। पहले सबसे पहले आपको यहां पर देखिए, कहीं पर आपको कैपिटल फंड लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, पूरे क्वेश्चन में ढूंढिए ऊपर से लेकर नीचे तक। देखिए आपको कहीं पर भी कैपिटल फंड लिखा हुआ दिखाई दे रहा हो तो प्लीज मुझे बताइए, दे रहा है कहीं लिखा हुआ? आपको कहीं भी कैपिटल फंड लिखा हुआ दिखाई नहीं दे रहा होगा। इसका मतलब क्या है कि वी हैव टू प्रिपेयर ओपनिंग बैलेंस शीट। तो ओपनिंग बैलेंस शीट मतलब या तो 1 अप्रैल 2014 या फिर 31 मार्च 2013, बात एक ही है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। सॉरी, 1 अप्रैल 2013 या 31 मार्च 2013, दोनों बात एक ही है, कोई फर्क नहीं। तो मैंने 31 मार्च 2013 लिख दिया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को करने का तरीका बता दूं। अगर आप चाहते हो कि इस क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी कर लो तो बच्चों एक तरीका तो यह है कि आप तीनों फॉर्मेट एक साथ बना लो, जो आपको ऊपर से मिलता जा रहा है उसे वहां लिखते जाओ। पर वो मैं आपको यहां नहीं करा सकता, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहां पर थोड़ा सा जगह का प्रॉब्लम है। तो मैं आपको एक और तरीका बता देता हूं इसका। दोनों तरीके बेस्ट हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि वो बढ़िया है या ये बढ़िया है, दोनों ही बढ़िया है। आप चाहो वैसे कर लो, उसमें क्या है कि आपने जो भी एंट्री पढ़ी वो जहां आएगी, इसमें या बैलेंस शीट में, आप उसे वहां लिख दो। दूसरा तरीका कि आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से, जैसे मैं दूसरा तरीका बता रहा हूं वैसे कर सकते हैं, मतलब एक तरफ से आप सभी चीजों को निपटाते जाओ। तो मैं ये दूसरा वाला तरीका अप्लाई करेंगे। बच्चों इसमें ढूंढो आपको कौन कौन से टॉपिक, मतलब चीजें ऐसी मिल रही हैं जो आपकी ओपनिंग की हैं। ओपनिंग की मतलब पिछले साल की, प्रीवियस ईयर की हैं, या इस साल के बिगिनिंग की हैं। ढूंढो जरा। तो मेरे को तो सबसे पहले भी मिल गया, क्या बात है। बोला है टू बैलेंस बीडी, कैश, बैंक, फिक्स डिपॉजिट। तो सबसे पहले इसी को उतारने का काम करते हैं, है ना। तो देखिए जरा कैश कितना है, बताएंगे बच्चों? 3520, यस और नो? तो 3520 कैश है। उसके बाद बैंक में देखेंगे बच्चों कितना है। बैंक मुझे दिख रहा है 27850, 27380। उसके बाद फिक्स डिपॉजिट देखिए बच्चों, तो फिक्स डिपॉजिट बोल रहा है, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं एफडी। फिक्स डिपॉजिट बोल रहा है एट 6% पा। कोई बात नहीं, 6% पा कितना है? पा मतलब समझते हो, अमिताभ बच्चन नहीं, पा मतलब पर एनम, बदमाश कहीं के। देखो कितना, 30,000। क्लियर? अब दिमाग चल गया होगा मुझे लग रहा है, नहीं चला तो चल जाना चाहिए। यहां पर बच्चों 6% लिखा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब एक बार समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ जाएंगे, भले कोई परेशानी वाली बात नहीं है। देखते हैं, 30,000 रुपए बोल रहा है। अच्छा एक बात बताओ, क्या क्लोजिंग में भी ऐसी दिया है? हाँ देखिए, क्लोजिंग में भी वैसी दिया है। क्लोजिंग में भी 6%, 30,000 ही लिखा हुआ है। कहां है क्लोजिंग? देखिए आपको दिख रहा होगा बिल्कुल राइट में, सबसे लास्ट, है ना। तो इसका 6% कितना होता है बच्चों? 1800 रुपए। अब ये हो गया इंटरेस्ट, जो हमको क्या होगा, रिसीव होगा, क्योंकि मैंने डिपॉजिट करा तो रिसीव होगा, है ना। तो अब इंटरेस्ट जो रिसीव होगा एक्चुअल में देखिए हुआ कितना है। देखिए जरा क्वेश्चन में दिखा रहा होगा, डेबिट साइड में बोला इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट 900, मतलब 900 मुझको मिल चुका है। तो कितना बचा? 900। ये मिलेगा आने वाले समय में। तो आने वाले समय में क्या जो मिलता है उसे क्या बोलते हैं? एक्रीव्ड इंटरेस्ट। तो मैंने आपको बताया था केवल सब्सक्रिप्शन के केस में ये एक्रीव्ड की जगह आउटस्टैंडिंग यूज करता है, बाकी जगह आप
सेम वैसा यूज करोगे जैसा आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट में पीओ में करते थे, है ना। यहाँ पर आपको जो है एक्यूट लिख देना है, बस आप सब्सक्रिप्शन में याद रखोगे कि वहां पर आपको आउटस्टैंडिंग लिखना है, अपना ही स्वैग है भाई का, एनपीओ का, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमें ये क्लियर हो गया, अब मैं इसे मिटा देता हूं, एज सच इसे कोई लिखने की जरूरत नहीं है, बाकी आप इसको पॉज करके लिख सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्या करेंगे इसमें बाद में देखेंगे। अब ओपनिंग का देखिए, आपको कुछ और दिख रहा है क्या, पढ़ते जाइए एक तरफ से। मुझे सब्सक्रिप्शन में कुछ चमक रहा है, अगर आप सब्सक्रिप्शन में देखें तो कुछ चमक रहा होगा, कुछ चमक रहा है आपको। देखिए सब्सक्रिप्शन में क्या बता रहा है, सब्सक्रिप्शन में आपको बता रहा है कि 600 रुपए उसमें क्या है, इंक्लूड है। 600 रुपए जो है बोल रहा है कि उसमें इंक्लूड है, जो 31 मार्च 2013 के हैं। जरा नीचे देखते हैं इंफॉर्मेशन में, नीचे कितने दिए हैं, 31 मार्च 2013 में ही 6600 दिए हैं। अब इसकी एडजस्टमेंट क्या होगी बाद में बात करेंगे, पहले नीचे जो 31 मार्च 2013 को आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दिया है उसको लिख देते हैं, कितना है 6600, तो 6600 इसका आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कैसे पता चला आउटस्टैंडिंग, देखिए लिखा एरियर, एरियर समझते हैं, मतलब आने वाले समय मिलेगा, अभी कुछ भी नहीं मिला है, बकाया, एरियर को बोल सकते हैं बकाया, जो बचा है ना। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद ऐसे चलते जाएंगे। मेरे को तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। वाओ, सेल्स ऑफ क्रॉकरी बेची जिसकी बुक वैल्यू थी 1200, कब, 31 मार्च 2013, मतलब पिछले साल जिसकी वैल्यू 1200 थी उसको इस साल 2000 में बेच दिया, तो पिछले साल का ही तो बना रहे हैं हम ये, है ना। तो यहीं पर लिख देंगे क्या है, कितना अमाउंट है, 2000। ठीक है, क्रॉकरी 2000 रुपए। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद क्या कर रहा है, फिर क्रॉकरी परचेज और पता नहीं क्या क्या बता रहा है। आगे बढ़ते हैं, उसमें कोई भी अभी लेना देना नहीं है, और कुछ तो मेरे को दिख नहीं रहा है। चलिए एक बार नीचे बढ़ते हैं और देखते हैं और कुछ दिख रहा है क्या। अरे वाह, मुझे दिख रहा है, बी पार्ट में मेरे को दिख रहा है अनयूज्ड पोस्टेज स्टैम्प, अनयूज्ड पोस्टेज स्टैम्प कितना बोल रहा है बच्चों, देखिए 750, वेरी गुड। और देखिए और कुछ बोल रहा है क्या, हाँ मुझे दिख रहा है स्टॉक ऑफ क्रिकेट मटेरियल, स्टॉक ऑफ सीएम लिख दे रहा हूं, चीफ मिनिस्टर में समझ लेना, 3210, 3210। ठीक है, उसके बाद अगले की बात करते हैं। देखिए और कुछ आपको दिख रहा है इसके अलावा, बस हो गया, इतना ही है पॉइंट। चलिए टोटल करें बच्चों, हाँ ठीक है, और कुछ नहीं दिख रहा है। ठीक है, केवल यही पॉइंट है। तो बच्चों टोटल करते हैं, एक तरफ से टोटल करिए फटाफट, कैलकुलेटर में मैं भी कर लेता हूं, बताइए कितना आ रहा है। करा, चलिए देखते हैं, यह आ रहा है आपका 72,660, इधर भी कितना आ रहा है 72,660। अब बच जाएगा बैलेंस, तो जो बैलेंस बचेगा वो कितना आएगा बच्चों, क्या आपको और कुछ दिया हुआ है, कहीं पर भी और भी कुछ दिख रहा है, नहीं। आप याद करिए, मैंने आपको बताया जब कुछ नहीं होता तो फिर हम यहां पर क्या लिख देते हैं, कैपिटल फंड बैलेंसिंग फिगर। तो बच्चों आप पहले इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों आपने लिख लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। अब मैंने आपको जो फॉर्मेट बनाया वो क्लोजिंग बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, लेकिन उससे पहले हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे। चलिए समझते हैं, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कैसे हमें क्या क्या करना है। सबसे पहले हम इन्फॉर्मेशन पढ़ना स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल स्टार्टिंग से। सबसे पहले हमें दिया है मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं फिर हम लोग, है ना। सब मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन हमें क्या बोल रहा है, इनकम साइड आएगा। बच्चों हो सकता है मैं कहीं ना कहीं शॉर्टकट मारूं, पर प्लीज आप मत मारिएगा, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। 40,000 दिया है बेटा, चलिए 40,000 तो हमें दिया है, लेकिन नीचे बोल रहा है कि जिसमें से पिछले साल का 6,000 है। मुझे एक बात बताओ, जो पिछले साल की इनकम है इस साल ले लोगे, पिछले साल की इनकम है क्या इस साल इंक्लूड करोगे, नहीं। क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो लिख देंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 2013, कितना मिला है 6,000 रुपए। अरे गुरुजी क्या कर रहे हो, गलत मत करो यार भैया, नीचे देखो दिया हुआ है 6,600, तो कैसे कर दे रहे हो आप। बच्चों मानता हूं नीचे हमें 6,600 दिया है, लेकिन आप एक बात को समझो, 6,600 में से हमें 6,000 मिला है, अभी 600 तो बचा है, वो तो हमारा आउटस्टैंडिंग है। अगर वो हमारा आउटस्टैंडिंग है तो वो इस साल आएगा या अगले साल आएगा, अगले साल मिलेगा हमें, इस साल तो नहीं मिला है ना। अगर इस साल नहीं मिला तो अगले साल मिलेगा, तो उसको छोड़ो। इस साल जो मिला है वो पिछले साल का था, माइनस कर देंगे, जो नहीं मिला है वो आगे मिलेगा, कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं,
तो एक माइनस करके कितना आ रहा है 34,000। कुछ ऐड भी करना है, क्या ऐड करना है देखते हैं, मुझे नहीं पता लेकिन लिखा होगा इसमें। मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन का नीचे का पार्ट उठाओ, बोल रहा है कि 31 मार्च 2014 को या 13-14 का जो आपका आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है वो कितना है 8,000। मानता हूं आगे मिलेगा, लेकिन इनकम तो इसी साल की है, मैंने बताया था कैश हो या नॉन कैश हमेशा हम उसको इंक्लूड करेंगे। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 2014 या एट दी एंड कुछ भी बोल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कितना है 8,000 रुपए। टोटल कितना हो गया 42,000। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। एक काम करते हैं बच्चों, जब हम इसको साथ में लेके चल रहे हैं तो इधर भी साथ में लेके चल सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। चलिए यहां से भी उठा के शुरू कर देते हैं अपना क्वेश्चन करना। सबसे पहले आउटस्टैंडिंग को ले लें, चलिए इसी को ले लेते हैं। ये हमारी एसेट है, एसेट क्यों है आने वाले समय में मिलेगी। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना होगा बच्चों हमारा, ये समझते हैं। 6,000 रुपए में 6,600 में से मिल गए, 6,600 में से 6,000 मिल गए, कितने बचे 600 आने वाले समय में मिलेंगे। अभी तो मिल नहीं रहे, आने वाले समय में मिलेंगे, भले ही पिछले साल के मिलेंगे तो आने वाले समय में एसेट है हमारी। तो 600 तो हो गया, और 8,000 जो इस साल का आउटस्टैंडिंग हो गया जो अगले साल मिलेगा 8,000 हो गया। टोटल कितना हो गया बच्चों 8,600। तो सब्सक्रिप्शन का टॉपिक हमारा पूरा खत्म हो गया, इससे रिलेटेड कोई भी एंट्री हमने नहीं छोड़ी। अगला लिखा एंट्रेंस फी। तो बच्चों एंट्रेंस फी में हमें क्या करना होता है, मैंने आपको बताया था कि एंट्रेंस फी से रिगार्डिंग अगर हमें इंफॉर्मेशन दी होगी नीचे हमारे एडिशनल इंफॉर्मेशन में, तब तो हम उसे क्या मान लेंगे कि कैपिटलाइज हो गई है और हम उसे लायबिलिटी मान लेंगे, है ना। और अगर मान लीजिए उससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन अगर हमें नहीं दी होगी उस केस में क्या करेंगे, हम उसे अपनी इनकम मान लेंगे, है ना। एंट्रेंस फी मिली है ना तो इनकम हो गई, कैपिटलाइज करने को कर रहा है तो लायबिलिटी हो गई। तो नीचे पढ़िए क्या बोल रहा है, आर नॉट टू बी कैपिटलाइज। कैपिटलाइज नॉट पे मार्क करिए, नॉट पे, नॉट टू बी कैपिटलाइज। कई बच्चे ऐसे करते हैं कि जल्दी में कैपिटलाइज पढ़ के कैपिटलाइज कर देते हैं। आपको ध्यान रखना है कि ऐसे जल्दीबाजी में आपको कैपिटलाइज नहीं करना है, पहले पढ़ लेना है कि वो कह क्या रहा है ना। तो नॉट टू बी कैपिटलाइज कह रहा है तो क्या करेंगे, कैपिटलाइज नहीं करेंगे। तो इसका मतलब अगर ये लाइन नहीं लिखी होती तो हम तब भी यही करते, है ना। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर ये लिखी क्यों है, कुछ समझते हो, पपलू फेंका आपके सामने कि आप कंफ्यूज हो जाओ देखकर। कंफ्यूज नहीं होना है, नहीं भी लिखी होती तो भी हम यही करते जो हम अभी करने जा रहे हैं। देखते हैं क्या लिख देंगे यहां पर, एंट्रेंस फीस। तो बच्चों देखिए एंट्रेंस फीस कितनी है जरा देख के बताएंगे, 2,750। मुझे तो इतनी दिख रही है, ठीक है बच्चे। आगे बढ़ते हैं, अगला बोला है डोनेशन। डोनेशन के भी वही होगा, क्यों, सबसे आखिरी वाली लाइन पढ़ो, उसको भी बोल रहा है कि कैपिटलाइज नहीं करना है। कितना है 5,010 रुपए। आगे बढ़ते हैं बच्चों, बोला इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट। इंटरेस्ट फिक्स डिपॉजिट में हमको मिल रहा है, इसकी कैलकुलेशन मैं आपको पहले बता चुका हूं अगर याद हो तो। आपको कितनी थी 900, और फिर हमने कितना निकाला था एक्रूड इंटरेस्ट, याद नहीं है तो बैक करके देख लो, 900 रुपए। टोटल कितना हो गया 1,800 रुपए। तो 1,800 यहां हो गया। अब ये 900 तो हमारा नया है ना, आने वाले टाइम में मिलेगा, आने वाले टाइम में मिलेगा तो हमारी असेट हो गई, आने वाले टाइम में मिलेगा असेट हो गई। तो कहां लिख देंगे, इधर लिख देंगे। क्या नाम आ जाएगा इसका, एक्रूड इंटरेस्ट 900 रुपए, ठीक है। अगर आपको ज्यादा होगा तो उसका वर्किंग नोट बना देना, यहां पर लिख देना WN-1 वर्किंग नोट नंबर 1, और उसका वर्किंग नोट आप वहां दिखा सकते हैं, आपकी मर्जी है। आगे बढ़ते हैं, टूर्नामेंट फंड बोल रहा है भाई हमारा। तो टूर्नामेंट फंड इसका पार्ट होता ही नहीं है, वो किसका पार्ट होता है बच्चों, लायबिलिटी का। चलो उस काम को भी निपटाना है तो निपटा लो, कोई परेशानी नहीं है। यहां पर तो कैपिटल फंड आ जाएगा। हालांकि बच्चों एक बात बता दूं, कायदा ये कहता है कि आप इसे कैश से स्टार्ट करते, जैसे कैश, बैंक, फिक्स डिपॉजिट। पर अभी मैं आपको ये नहीं सिखाना चाह रहा हूं कि आपको स्टार्ट कैसे करना है, अभी मैं आपको ये सिखाना चाह रहा हूं कि हमें क्वेश्चन करना कैसे है, और क्वेश्चन करते समय हमें अपने दिमाग में कौन सा रोड मैप सेट रखना है कि पढ़ते जाओ लिखते जाओ, पढ़ते जाओ लिखते जाओ। तो अभी मैं आपको वो सिखा रहा हूं। एक और क्वेश्चन कर लेंगे, उसमें हम ये सीख लेंगे कि एक्चुअल में ये क्वेश्चन करने कैसे होते हैं, कहां पर क्या लिखना होता है, ठीक है। तो फिलहाल मैं उसके लिए भाई के लिए जगह छोड़ दे रहा हूं कैपिटल फंड के लिए। टूर्नामेंट की तरफ बढ़ता हूं। टूर्नामेंट फंड कितना दिया बच्चों, देख लें जरा, 20,000 रुपए दिख रहा है मेरे को, 20,000। चलिए कुछ देखते हैं एक बार इसकी एडजस्टमेंट है, देखिए जरा टूर्नामेंट से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट दिख रही है बच्चों। मुझे तो दिख गई, आपको दिखी, देखिए मुझे तो दिख गई। बोला है टूर्नामेंट एक्सपेंसेस कितने, बोला 18,800। तो अगर भैया एक बात बताओ, जिस चीज से रिलेटेड खर्चा है
उसी में से तो कटेगा। याद है मैंने एग्जांपल दिया था, मैं अपनी मम्मी को किराया देता हूं, मम्मी घर के खर्चे से उसी में से करती हैं। इनकेस अगर खर्चे ज्यादा हो जाए तो क्या करती हैं, लॉस में चले जाता है। क्यों, हमारी सेविंग में से निकलता है। जिसने वीडियो नहीं देखी पीछे की जाके देखे, समझ में आ जाएगा। तो 18,800 माइनस हो गया, कितना बचा, 1,200 रुपए। ठीक है, तो 18,800 चले गया तो 1,200 बचा, और कुछ तो है नहीं इसमें। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों अगला क्या दिया है हमें, सेल ऑफ क्रॉकरी। क्रॉकरी समझते ही होंगे आप, चीनी मिट्टी के बर्तन। तो इसकी बात करते हैं। मैंने आपको बताया था कि जब मैंने आपको बताया था कंसेप्ट, तो उसमें बताया था कि सेल ऑफ असेट जब होता है तो हम क्या करते हैं कि जो उसको बेचने में प्रॉफिट हुआ होता है वो यहां ले लेते हैं। ठीक है, और जो उस असेट को लिखना होता है वो हमें लिखते हैं बैलेंस शीट में असेट साइड में। तो पहले क्या काम कर लें, पहले हम एक काम करते हैं, पहले हम जो है इसको सेल कर देते हैं। ठीक है, फिर इसकी आगे की बात करेंगे। तो सेल करने के लिए हमें प्रॉफिट देखना पड़ेगा, कितना हुआ, 1,200 की चीज 2,000 में बेची तो 800 का प्रॉफिट हुआ। तो लिखेंगे बाई प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ क्रॉकरी। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ क्रॉकरी, 2,000 की चीज कितने में बेच, 1,200 की चीज कितने में बेच दी, 2,000 में। फायदा कितने का दे गई, 800 रुपए का। क्लियर, ये 1,200 रुपए हम पिछली बैलेंस शीट में लिख चुके थे, जो इससे पहले बैलेंस शीट बनाई थी ओपनिंग, है ना। आगे बढ़ते हैं, फिर बोला क्रॉकरी परचेज। अब क्रॉकरी अगर परचेज करिए तो हमारी क्या हो गई, वो असेट हो गई। कितने की खरीदी है, 2,650 रुपए की। ये तो इस साल खरीदी है, खैर वो पिछले साल की थी। दोनों अलग अलग चीजें हैं, मिक्स मत कर देना, कहीं इसमें से मत माइनस करने लगना किसी भी अमाउंट को। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। पता चला आप इसमें से माइनस कर दो और फिर आपका आंसर गलत आ जाए। ये 2,650 है, ये इस साल की खरीदी हुई है, और जो ये वाली दिखाई है ये पिछले साल की है। देख लीजिए, लिखा हुआ है वहां पर, बुक वैल्यू 1,200 पिछले साल की है ना। तो इस साल खरीदी हुई है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। आगे बात करते हैं। अगला बोला है मेंटेनेंस का खर्चा हुआ है। मेंटेनेंस का ही हुआ है ना, हाँ ठीक है, मेंटेनेंस का खर्चा हुआ है। मेंटेनेंस का खर्चा बच्चों कितना हुआ है, 6,820 रुपए। उसके बाद मैच एक्सपेंसेस बोल रहा है, देख लो जरा, मैच फंड तो नहीं दिख रहा कहीं। हालांकि अभी हम पढ़ चुके थे क्वेश्चन, तब तो मैच फंड में कहीं दिखा नहीं, लेकिन एक बार फिर भी नजर मार लो, कितना दिया है, 13,240। उसके बाद देखिए कन्वेंस बता रहा है। कन्वेंस समझते हैं क्या होता है कन्वेंस, इधर उधर जाने का खर्चा। कितना बता रहा है, इधर उधर जाने का किराया समझ लो एक तरीके से 820 रुपए। सही बात है, आदमी जाएगा भी भैया, एक ही जगह थोड़ी बैठा रहेगा। सर आपने सैलरी छोड़ दिया। बच्चों मैंने सैलरी छोड़ा नहीं है, मैं ये देख रहा था आप अटेंटिव हो या नहीं हो। ध्यान से देखिए, सैलरी क्या बोल रहा है हमसे, 11,000 रुपए। अब इससे रिलेटेड कोई नीचे इंफॉर्मेशन तो नहीं दिया। देखिए तो देखिए, आपको मंथली सैलरी मिलेगी 1,000। 1,000 साल में कितने महीने होते हैं आपके यहाँ, सर हमारे यहाँ, अरे हमारे यहाँ क्या सर, पूरी दुनिया में 12 ही होते हैं। अच्छा 12 होते हैं, तो 12 के हिसाब से एक महीने के हिसाब से 1,000 के हिसाब से कितनी बनी, 12,000। दी कितनी है, 11,000। बची कितनी, 1,000। क्या करेंगे, लिख देंगे। कहां लिखेंगे, एक्सपेंसेस में। किस नाम से, आउटस्टैंडिंग सैलरी के नाम से। क्यों लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी के नाम से, क्योंकि आने वाले समय में पे करेगी एनपीओ, किसको, एम्प्लॉय को। कितनी, 1,000। टोटल कितनी हो गई, 12,000। आने वाले समय में पे करेगी तो वो क्या कहलाती है, हमारी लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी को कहां लिखते हैं हम लोग, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में। कितना आ जाएगा, 1,000। अच्छी लगी कहानी, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बात कर रहा है अपकीप ऑफ लोन। चलो भैया तुम हर चीज का ख्याल रखो, लोन का भी मत छोड़ना, ख्याल रखना, उसका भी ख्याल रखो। कितना खर्चा करोगे लोन में, 4,220 रुपए या 4,240। चलो ठीक है, 4,240 ये भी हो गया बच्चों। अगला बोल रहा है पोस्टेज स्टैंप्स। बच्चों अब यहां पर आपको हल्का सा लगाना पड़ेगा दिमाग। देखो पोस्टेज स्टैंप्स हमसे बोल रहा है, लेकिन देखो पोस्टेज स्टैंप से रिलेटेड हमको नीचे इंफॉर्मेशन भी दी है। क्या इंफॉर्मेशन दी है, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दिया है हमें, किसका, पोस्टेज स्टैंप्स का। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मैंने आपको तरीका बताया था इसकी एंट्री करने का, अगर आपको याद हो, नहीं है तो पिछली वाली वीडियोस जाके देखो। इसको ऐसे ही करते हैं, टू पोस्टेज कंज्यूम्ड। अब उसमें से हमने परचेज कितने करे हैं, देखो जरा, परचेजेस में हमारा खर्चा कितना हुआ है। परचेजेस हमें हमेशा दिया होता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर, है ना। तो परचेजेस में हमारा खर्चा कितना हुआ है बच्चों, 1,000। चलिए इसको इससे लिख लेते हैं,
परचेजेस में हमारा खर्चा कितना हुआ है 1050। और ओपनिंग स्टॉक देखिए कितना है 750 दिख रहा है मुझे तो, और मैं सीधे लिख दे रहा हूं डायरेक्ट ताकि ऊपर ही में आ जाए, ज्यादा नीचे तक ना जाना पड़े आंसर को लेकर। क्लोजिंग स्टॉक कितना है बच्चों जरा देखिए, मेरे को तो 900 दिख रहा है बच्चों। तो टोटल कितना आ गया बच्चों इसका निकालेंगे 1800 माइनस 900 9, चलिए इससे लिख देते हैं 900। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक चीज हमें समझनी है, देखिए बच्चों जो ओपनिंग स्टॉक था वो तो हमने लिख दिया था पिछले साल की बैलेंस शीट में, किसका पोस्टेज का। अब क्लोजिंग स्टॉक भी तो लिखेंगे, वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखेंगे। तो बच्चों देखिए क्लोजिंग स्टॉक कितना है 900। तो इसका जो नाम है एक्चुअल में वही लिख देते हैं सीधे सीधे। नाम हमें क्या बता रहा है इसका पोस्टेज स्टैम्प्स अनयूज्ड है ना, तो अनयूज्ड पोस्टेज स्टैम्प करके लिख देते हैं यहां पर अनयूज्ड पोस्टेज स्टैम्प। कितना बता रहा है 900, लिख दिया 900। ठीक। इसके बाद आगे के देखिए क्या बोल रहा है, अगला बोल रहा है परचेज ऑफ क्रिकेट मटेरियल, तो वही करना पड़ेगा क्रिकेट मटेरियल कंज्यूम्ड, क्रिकेट मटेरियल कंज्यूम्ड, तो जिसमें परचेज भी करा है कुछ। तो देखिए बच्चों परचेजेस कितना बता रहा है क्रिकेट मटेरियल ने 9720 रुपए का परचेज करा है। वेरी गुड, लिख दिया। फिर हमने इसमें कुछ ओपनिंग स्टॉक भी है हमारा और कुछ क्लोजिंग स्टॉक भी है हमारा। तो ओपनिंग स्टॉक देख लेते हैं पहले कितना है बच्चों। ओपनिंग स्टॉक हमें दिया है क्रिकेट का 3210 रुपए और क्लोजिंग स्टॉक दिया है 2800 रुपए, यही है। ठीक है, तो यहां पर भी लिख देते हैं हाथ के हाथ क्रिकेट मटेरियल, यही तो नाम दिया है इसका। ठीक है, स्टॉक ऑफ क्रिकेट मटेरियल, तो स्टॉक ऑफ क्रिकेट मटेरियल लिख दें, स्टॉक ऑफ सीएम लिख दे रहे क्रिकेट मटेरियल। कितना है बच्चों 2800 रुपए, चलो 2800 रुपए ये लिख दिया। कर दे इसका भी टोटल हुआ, तो सब मिला मिलू के कितना आ रहा है 3210 रुपए ऐड कर देंगे है ना, 3210 रुपए ऐड कर देंगे और 1800 रुपए 2800 रुपए माइनस कर देंगे, आ जाएगा आपका 10,130 रुपए, 10,130 रुपए। तो 10,130 रुपए हमारा क्या आ गया क्रिकेट मटेरियल कंज्यूम्ड। आगे बढ़े बच्चों, ये वाला तो भी हमारा खत्म हो गया। अब हम बात करते हैं अगले की, वो है आपका सन्ड्री एक्सपेंसेस। तो सन्ड्री एक्सपेंसेस है तो सन्ड्री एक्सपेंसेस लिख देते हैं फटाफट, सन्ड्री एक्सपेंसेस। कितना आएगा बच्चों सन्ड्री एक्सपेंसेस देखेंगे तो हमें सन्ड्री एक्सपेंसेस यहां पर दिया है 18,800, तो लिख देंगे 18,800। उसके बाद तो कुछ दिया नहीं है ना, सन्ड्री एक्सपेंसेस इन्वेस्टमेंट और बचा बस टूर्नामेंट एक्सपेंसेस हमारा हो ही गया, तो इधर का तो मेरे ख्याल से खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा है। इन्वेस्टमेंट और लिख दे रहे हैं बस इन्वेस्टमेंट। तो बच्चों इन्वेस्टमेंट कितनी बता रहा है 5,700 रुपए, इन्वेस्टमेंट है 5,700 रुपए। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस हमें लेने नहीं है क्योंकि हम ऑलरेडी उसे एडजस्ट कर चुके हैं। उसके बाद है कैश बैंक और फिक्स डिपॉजिट, चलो भैया इनका भी नंबर आ गया, पहुंचे ये बेचारे भी आखिरी में एट 6% पा मतलब पर एनम 2200 320 30,000 रुपये। चलो भाई ये भी निपट गया बच्चों। अब क्या काम बचा है, ऑलमोस्ट सब एंट्रियां हम कर चुके हैं। अब फटाफट इसे क्या करते हैं, बताओ बच्चों क्या करते हैं, बोलो बोलो क्या करते हैं बच्चों। इसका कर देते हैं टोटल हुआ। तो जरा टोटल हुआ देखें कितने आइटम्स है, 5 आइटम्स है, तो टोटल कर दो जरा फटाफट। मेरे पास तो ऑलरेडी टोटल हो रखा है, तो कितना आ रहा है इसका टोटल, मेरा आ रहा है 52,360। आशा करता हूं आपको भी ये आएगा अगर करोगे तो। वैसे तो शैतानों सब मुझे लग रहा है यहीं से टेप लोगे तुम, लेकिन चलो कोई बात नहीं। मेन है आप कंसेप्ट समझ लो बच्चों, क्योंकि एक बार आपका कंसेप्ट बिल्डअप हो गया
आपको कोई परेशानी नहीं आने वाली है, ये क्वेश्चन आप एक बार में कर जाओगे। मेन है आपका कंसेप्ट बिल्डअप होना चाहिए, वो मैं आपका ऑलरेडी कर चुका हूं। अब बात रही यहां की, तो बच्चों यहां पर हम कुछ भी लिख सकते हैं, यहां पर हम चाहे तो सरप्लस भी लिख सकते हैं, और यहीं पर हम चाहें तो लिख सकते हैं एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। मतलब इनकम इतनी ज्यादा है एक्सपेंडिचर पे, कितनी ज्यादा है, इन सबको टोटल करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 आइटम्स को माइनस करो, आपको पता चल जाएगा कितनी ज्यादा है। फिलहाल जहां से मैं देख पा रहा हूं मेरा आ रहा है आंसर 2210 रुपए। मतलब इन सबका टोटल करा मैंने, इन सबको माइनस करा, मेरा आंसर आ रहा है 2210 रुपए। तो ये बच्चों ये आपका क्या हो गया, ये आपका आ गया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का सरप्लस। ठीक है, तो आप इसे ऐसे भी दिखा सकते हो। अब इधर की बात करते हैं, इधर क्या बचा है बच्चों, जरा बताएंगे फटाफट। इधर हमारा कुछ नहीं बचा है, हमें केवल कैपिटल फंड लिखना है, वो पिछले वाले का। ठीक है, जरा देख लो बच्चों कितना था, याद करो वो बीता हुआ जमाना जब हमने कैपिटल फंड निकाला था 72,660। 72,660 में क्या प्लस कर देंगे बच्चों, फिलहाल मैं सरप्लस लिख दे रहा हूं, आप चाहो तो वो भी लिख सकते हो जो मैंने लिखा है। तो सरप्लस हमारा कितना है, यहीं से टेप लेते हैं, 2210 रुपए। टोटल कर लो 0,7,8,4,7। ठीक है बच्चों, तो हमारा ये सब भी आ गया। अब हमें कर देना है इनका भी टोटल। ठीक है, तो पहले इधर का करते हैं। ठीक है, इधर का कितना आ रहा है 77,070। ठीक है बच्चों, आप ऐसे टेप के मत करना, आप लोग अपनी कैलकुलेशन खुद करना। मैं अगर कैलकुलेशन देख के कर रहा हूं तो उसके पीछे रीजन मेरा आप ही हो। ऐसे करूंगा तो टाइम आप ही का वेस्ट होना है, देख के कर दूंगा। वैसे भी मुझे एग्जाम नहीं देना, एग्जाम आपको देने, तो अपनी कैलकुलेशन जितनी हो सके आप शार्प करिए, जितनी ज्यादा हो सकती है शार्प उतना करिए, आपके लिए उतना ही अच्छा रहेगा। तो गिन लेते हैं 3 3 6 3 9। ठीक है, इसको टोटल आ रहा है इसका 77 आइटम्स, इसलिए गिन ले रहा हूं इनकेस बाई चांस ऐसा हो, वैसे तो हो ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी कोई आइटम रह ना जाए, गलत इंफॉर्मेशन कन्वे नहीं होनी चाहिए। भले ही देख के कर लो वो एक अलग चीज है, पर गलत इंफॉर्मेशन कन्वे होना गलत है। समझ में आ गया बच्चों, तो इस तरीके से आपका एक क्वेश्चन होना है, आप आराम से इसे देख लीजिए, समझ लीजिए। ठीक है, हमने कैपिटल यहां पर क्यों लाए वो आप समझ गए होंगे, ओपनिंग कैपिटल लाए उसमें ऐड करा, यही काम हम प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में भी करते थे, बस उसमें हमें ऑलरेडी कैपिटल दी होती थी, यहां पर हमें कैपिटल नहीं दिया, तो कैपिटल को निकालने का जरिया मैंने आपको बता ही दिया। आपको ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी है जिसके थ्रू आप अपनी कैपिटल निकाल सकते हैं। तो बच्चों ऐसे होने हैं ये आपके क्वेश्चन, इसी तरीके से हमको आगे भी क्वेश्चन करने हैं। खूब प्रैक्टिस करिए जम के क्वेश्चंस की, बिना क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें आप समझ लीजिए कि अकाउंट्स में कुछ नहीं हो सकता। कंसेप्ट कमांड देन प्रैक्टिस, कंसेप्ट कमांड देन प्रैक्टिस। जब आप इन्हीं क्वेश्चंस को लगातार प्रैक्टिस करते रहेंगे तो जहां ये क्वेश्चन आपका आधे घंटे में हो रहा है, ये 20 मिनट में भी होगा, 10 मिनट में भी होगा, पर उसके लिए आपको चाहिए प्रैक्टिस। तो इसी टाइप के आप क्वेश्चंस करते रहिए। मैं और भी क्वेश्चंस आपको दे दूंगा, जो जितने ही बच्चे मेरे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन है, जो ज्वाइन नहीं है वहां हो जाइए। मैं कोई भी पीडीएफ आपको लिंक में देने वाला, डिस्क्रिप्शन में देने वाला नहीं हूं। आप टेलीग्राम में आइए, वहां पर मैं आपको क्वेश्चंस भी दूंगा, आपके डाउट्स भी क्लियर होंगे, सभी काम होंगे वहां पर। तो आप फटाफट इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। बच्चों आपने सब लिख लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं बच्चों अगले टॉपिक की। तो अगला टॉपिक कुछ नहीं है, जस्ट जितना भी टॉपिक्स थे मैं आपको इसमें सब कुछ कवर कर चुका हूं। जितने भी टॉपिक्स थे गुरुजी ने सब कुछ कवर कर दिए। जहां जहां से क्वेश्चन उठ सकता है वो सभी क्वेश्चंस आपको ढंग से कंसेप्ट के रूप में समझाए जा चुके हैं मेरे द्वारा। बाकी हर कंसेप्ट के साथ मैंने आपको एग्जांपल के रूप में बताया था कि वो किस तरीके से प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आकर होता है। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी मैंने आपको छोटे भी करा दिए हैं और एक बड़ा क्वेश्चन भी करा दिया है। इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं। बच्चों क्वेश्चन जितने करा दूं कम है, 1 कराऊं, 10 कराऊं, 50 कराऊं, सभी कम है। मेन ये है कि आप घर पे कितना प्रैक्टिस करते हैं। तो इसीलिए मैं ये केवल एक ही क्वेश्चन करा रहा हूं और कोई क्वेश्चन कराने वाला मैं नहीं हूं। आप खुद घर पे प्रैक्टिस कीजिए। जहां भी डाउट है मेरे टेलीग्राम ग्रुप में आइए, वहां मुझसे पूछिए। इंस्टाग्राम में वहां पर आप फॉलो कीजिए, वहां पर आप मेरे से बात कर सकते हैं। फिलहाल आपको जो भी बातें करनी है आप वहां पर मुझसे कीजिए, जो भी डाउट्स है आप पूछिए। कमेंट सेक्शन में आप जो है अपनी बातें रख सकते हैं, जो भी आपको प्रॉब्लम है, कोई परेशानी नहीं है। लास्ट बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, पीछे देख रहे होंगे मैंने क्वेश्चन लिखा है। एक्चुअली क्या है बच्चों की, ये सब्सक्रिप्शन का पार्ट है ना, इसकी 100% अटेंडेंस रहती है पेपर में, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो इसका एक इस टाइप का एक क्वेश्चन है जो मैंने आपको ना एग्जांपल के रूप में बताया, ना मैंने अभी प्रैक्टिकल क्वेश्चन में कवर करा, तो मैं उसके बारे में जस्ट आपको बता दूं। बाकी हर टाइप का सब्सक्रिप्शन से उठा हुआ क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूं कि कैसे कैसे क्या क्या होगा।
तो इसको और देख लो। इसके बाद आपका चैप्टर मेरी तरफ से खत्म है, आपकी तरफ से तभी खत्म होगा जब आप अपनी तरफ से प्रैक्टिस लगातार करते रहेंगे। और मैं तो कहूंगा टेलीग्राम ग्रुप में अपने नोट्स की फोटोज भी भेजेंगे तो मुझे और अच्छा लगेगा, ताकि मैं आपके नोट्स देख पाऊं और बच्चे देखें, मोटिवेट हो पाए, समझते हैं। तो बच्चों यहां पर क्या बोल रहे हैं देखिए, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 बाय रॉयल क्लब वाज इज अंडर, बता रहा है 2014-15 में इतना, 15-16 में इतना, 16-17 में इतना। ये सब हमें कब रिसीव हुआ है? 31 मार्च 2016 को। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है कि द क्लब हैज 500 मेंबर्स। तो क्या बोल रहा है, क्लब के पास मेंबर कितने हैं? 500। ठीक है, ईच पेइंग ₹200, हर किसी को 200 रुपए पे करे जा रहे हैं। तो बच्चों अगर 200 रुपए पे करे जा रहे हैं तो टोटल रुपए कितने हो गए? 1 लाख। आगे बढ़ते हैं, एज एनुअल सब्सक्रिप्शन है ना, तो एनुअली अगर पे करे जा रहे हैं तो 200 रुपए, तो 500 मेंबर के हो गए तो 1 लाख रुपए टोटल। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग जो है 31 मार्च 2015, ये वाला 31 मार्च 2015 कितना है? 8,000 रुपए। और मिल कितने गए? 3,000। चलो बाद में बात करेंगे, आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शंस टू बी शोन एज इनकम इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016। बोला है कि आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाओ 31 मार्च 2016 का, ये रहा, एंड शो द रिलेवेंट डेटा इन द बैलेंस शीट ऑफ 31 मार्च 2015 एंड 16, ये रही। तो फॉर्मेट मैंने बना दिए क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से। एक ये पूछ रहा है, एक ये पूछ रहा है, और एक ये पूछ रहा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो मैंने सबके फॉर्मेट यहां पर बना दिए हैं, केवल आपको समझना है कि करना कैसे है। तो बच्चों पहले बात करते हैं इसकी। हमेशा बच्चों एक बात याद रखना, अगर कभी भी आपको ये वाली इंफॉर्मेशन दी होगी, कभी भी आपको अगर ये वाली इंफॉर्मेशन दी होगी, तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख देना है बाय सब्सक्रिप्शन 1 लाख। सर ये क्या कर रहे हो, इस तरीके से क्यों लिख रहे हो? समझो बच्चों, सीधे 1 लाख नहीं लिखना है, हमें यहां पर दिया कितना है? 93,000। बच्चों एक बात बताओ, ये कह रहा है इस साल का 1 लाख रुपए और मिल गया है हमको 93,000 रुपीज, तो कितना बचा है इस साल का जो हमें बाद में मिलेगा? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कब का? 2015-16 का, वो हमें कब मिलेगा? बाद में। कितने का? 7,000। तो अब बात करते हैं आगे। तो बच्चों यही 7,000 रुपए अब कहां चले जाएगा आपका? बैलेंस शीट में। जैसा कि मैंने आपको बताया, तो आप बैलेंस शीट में चाहें तो अभी लिख भी सकते हैं हाथ के हाथ, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2 आएंगे यहां पर, तो पहले एक काम करते हैं, ये वाला लिख ही लेते हैं। 2015-16 कितना है? 7,000 रुपए। और क्या आएगा वो भी बताता हूं आपको। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। तो ये 3,000 जो था उसमें से मतलब हमें 8,000 टोटल हमें पिछले साल का हमारा बचा हुआ था आउटस्टैंडिंग, तो इस साल हमको 8,000 मिलना था, लेकिन 8,000 की जगह हमें केवल कितना मिला? 3,000 रुपए। बच्चों कितना रह गया हमारा? 5,000 रुपए। क्या करेंगे, छोड़ देंगे? नहीं, वो हमें मिलेगा, लेकिन आने वाले समय में, अभी नहीं मिलेगा। तो आने वाले समय में मिलेगा, तो ये वाला 5,000 भी यहां आ जाएगा। कैसे आया आपके समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो मैं दोबारा बता रहा हूं। 3,000 हमें मिल गया है इस साल, ये रहा। कैसे पता चला? 31 मार्च 2016 में बता रहा है, ये रिसीव हुआ है, ये देखो। तो 3,000 मिल गया है, 8,000 में से 5,000 बचा, बाद में मिलेगा, लिख दिया, खत्म। 2,000 रुपए हमें एडवांस में रिसीव हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। सब्सक्रिप्शन हमें एडवांस में रिसीव हुआ है कितने का? 2,000 रुपए का। क्लियर हो गया? ये हमारी लाइबिलिटी हो गई। लाइबिलिटी क्यों हो गई? क्योंकि हमें आने वाले टाइम पे इसका फायदा देना होगा, या इसको ऐसे कह सकते हैं जैसे समोसे वाले का एग्जांपल दिया था, है ना। समोसे वाले मैंने आपको क्या बताया था? मैंने उसे एडवांस में दे दिया पैसा, तो उसका हो गया? नहीं, उसकी लाइबिलिटी है। क्यों? अभी तक आने वाले समय में उसे उसके समोसे मेरे को देने हैं, तो उसका खर्चा होने वाला है आने वाले टाइम में उसी 100 रुपए का। तो वही चीज है। ठीक है, आगे बात करते हैं। और क्या रह गया हमारा? यही 8,000 रुपए हमें लिखने हैं, क्योंकि ये पिछले साल के हैं, तो पिछले साल की बैलेंस शीट में आने चाहिए, तो लिख देंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 8,000 रुपए। तो ये भी एंट्री हो गई हमारी। ठीक है, इसमें से 3,000 निकल के 5,000 बचे थे, वो भी हो गई। 2,000 ये वाली हो गई, 93,000 ये हो गई, 7,000 बचे थे, ये हो गई। यही वाली एंट्री इधर ट्रांसफर हो गई। तो हमारी सब एंट्रीज हो चुकी है। तो बच्चों इस टाइप का क्वेश्चन आपका सब्सक्रिप्शन का उठ के एक बड़े क्वेश्चन का पार्ट बन के आएगा।
ये नहीं आएगा तो कौन सा आएगा, वो जो मैंने इससे जस्ट पिछले वाला क्वेश्चन कराया वो आएगा। बस इसी टाइप का सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन हमारे 8 मार्क्स या 6 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है। आपके 10 मार्क्स पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपका ये चैप्टर खत्म हो गया है। नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप का। बस बच्चों एक बात ध्यान से समझ लो कि वैसे तो मैं आप लोगों को YouTube की वीडियोस में इतना करा दे रहा हूं कि आपको और कहीं मेरे से पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि इससे भी पूरा नहीं हो पा रहा है तो मैं आपको एक खुशखबरी दे दूं। हालांकि ये प्ले स्टोर पे अब मेरी ऐप भी आ चुकी है कॉमर्स विद निखिल गुरु के नाम से, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। इस ऐप में क्या करना है आपको, कैसे हम लोग आगे पढ़ाई करेंगे, इस सब के बारे में मैं आपसे अगली वीडियो में बात करूंगा। बस फिलहाल इतना बता दूं कि अगर आप लोगों को लगता है कि इसके अलावा भी हम सर के साथ और पढ़ना चाहते हैं, और डिटेलिंग में जाना चाहते हैं, अपने डाउट्स क्लियर करना चाहते हैं, तो मैं वहां पर अपनी लाइव क्लासेस स्टार्ट करने वाला हूं, जिसमें हम लोग लाइव पढ़ेंगे और जितने भी आपके डाउट्स होंगे वहां पर एकदम बिल्कुल A to Z सब क्लियर करे जाएंगे। आप ये समझ लीजिए एक तरीके का वो आपके लिए होम ट्यूशन है। आपको कुछ नहीं करना है, अपना मोबाइल में बस अपना अच्छा डेटा पढ़ाना है ताकि इंटरनेट की प्रॉब्लम ना आए, और फिर हम लोग मिलकर साथ में पढ़ेंगे। वहां पर मेरे पूरे कोर्सेज अवेलेबल होंगे। साथ में मैं अपनी वीडियोस ऐसी भी डालूंगा जिसमें क्वेश्चंस आप लोग और ज्यादा कर पाएंगे मेरे साथ। तो बच्चों ये थी आपके लिए इंफॉर्मेशन, ये थी आपके लिए एक बहुत अच्छा मौका और खुशखबरी कह सकते हैं। ऐसे ही अपना बच्चों प्यार बनाए रखिए, मेरी बात मानते रहिए। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं जो भी सवाल मैंने आपसे पूछे हैं, और अगला सवाल भी आप सुन लीजिए जिसका जवाब मैं अगली वीडियो में दूंगा। तो सवाल बहुत ही आसान है, मतलब जो क्वेश्चन है वो बहुत ही आसान है। मेरे को पता है कि आप में से काफी बच्चों को जवाब पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता है उनके लिए है ये क्वेश्चन। तो असेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल क्यों होता है? हम असेट इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल लिखते हैं ना, तो उसको लिखने का रीजन क्या होता है, क्यों हम ऐसा मानते हैं कि असेट्स जो है लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के बराबर होती है, क्यों बैलेंस शीट की एक साइड दूसरी साइड के बराबर होती है। तो ये आपका क्वेश्चन है जिसको गुरुजी अगली क्लास में क्लियर करेंगे। तो कमेंट सेक्शन में आप लोग इसका जवाब जरूर बताएं। मैं देख रहा हूं बच्चे बहुत कम जवाब दे रहे हैं, ज्यादातर जवाब टेलीग्राम में आ रहे हैं। मैं चाह रहा हूं आप यूट्यूब वाले चैनल में ही नीचे ऊपर स्क्रॉल करें। अगर आपको नहीं पता है तो जब आप अपने वीडियो को स्क्रॉल करेंगे तो सबसे लास्ट में कमेंट्स आते हैं, वहां पर कमेंट से भर दीजिए और लॉजिकल रीजन दीजिए कि ऐसा क्यों होता है, बिना कहीं पर देखे जो भी आपके मन में पहला थॉट आता है उसको वहां पर लिख दीजिए। ऐसे ही वीडियो देखते रहिए अंत तक। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।